सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम सभी आप सभी की डिमांड को पूरा करने के लिए, आप सभी के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, कंपनी लॉ सेकंड। कंपनी लॉ सेकंड जो इसका जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाया गया है। यानी जो लेवल आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के पेपर्स का था उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल थर्ड सेमेस्टर के पेपर का है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप उठा के देख लें, या फिर बीआरएफ फर्स्ट की बात करें, बीआरएफ सेकंड की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, कंपनी लॉ की बात करें, सारे ही सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफ़िकल्ट है। थोड़े से क्या, कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है उन बच्चों के लिए जो केवल बीकॉम कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए भी जो भी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है। क्योंकि जो बच्चा प्रोफेशनल कोर्स करता है उसको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मोस्टली रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ता है, और यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई और आपको पता चल गया कि अगले 4 दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर आप उस समय फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। और आप सभी का जो सबसे बेहतरीन विकल्प है, जिसके बारे में आप सभी को पता है, सारथी, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो मजबूरन आपको 3-4 दिन बाद वही करना पड़ेगा, और फिर उस समय आप उस पर्टिकुलर कोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे। बाकी लाइव क्लासेस भी आपके सारथी में चल रही हैं। जो भी बच्चे सारथी परचेज़ किए हैं उससे आप उनका फीडबैक पूछ सकते हैं। वो उसमें लाइव क्लासेस भी आपकी चल रही है। जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं, सारे के सारे कॉलेज के बच्चे सारथी ज्वाइन कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जल्दी से जाइए, और जितना जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी आप व्यवस्था कर सकते हैं सारथी को ज्वाइन करने के लिए, जो भी 199 का आपको कोर्स मिल रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है उस फाइनल्स का अरेंजमेंट कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अन्यथा आपका जब एग्जाम एक बार आपके सर पे आ जाएगा तो फिर आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। उस समय सारथी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारथी में भी काफ़ी कंटेंट है, और सारे कंटेंट को आप पढ़ के जाएंगे तभी आपका एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकता है। और उस कंटेंट को पढ़ने के लिए आपके पास समय भी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सारथी को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपकी सेमेस्टर की सारी समस्या, सारी चिंता खत्म हो जाएगी। अब सेमेस्टर एग्जाम चाहे अगले 10 दिन में हो या अगले 5 दिन में हो, अगर आपने आज सारथी ज्वाइन कर लिया है और अगर आप आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते तो आपको टॉप करने से या फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है वो है, द फर्स्ट आइटम is in order of payment to be made by the liquidator is, यानी परिसमापक द्वारा किए जाने वाले भुगतान के क्रम में पहली मद क्या है। यानी जो फर्स्ट आइटम होता है लिक्विडेशन के समय, जिसका पेमेंट सबसे पहली दफ़ा किया जाता है, वो कौन सा आइटम होता है, तो वो ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, सिक्योर्ड क्रेडिटर। जब भी कोई भी कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाती है तो उसको सबसे पहले जितने भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनका पेमेंट करना होता है। हिंदी में सुरक्षित लेनदारों का पहले पेमेंट करना होता है, उसके बाद ही बाकी के जो भी क्रेडिटर्स होते हैं उनका पेमेंट किया जाता है, बैंक लोन का पेमेंट किया जाता है। जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे उनका सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये, दैट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड बाय। कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, यानी कंपनी के जो संविधिक लेखा परीक्षक होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कंपनी का जो निदेशक मंडल होता है, ध्यान से, कंपनी का जो निदेशक मंडल होता है उसके द्वारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। आपने इससे पहले कभी सुना भी नहीं होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के बारे में। अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है तो आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन इतना अंदर से क्वेश्चन पूछना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द रिपोर्ट ऑन प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप टू बी सबमिटेड बाय कंपनी लिक्विडेटर टू द ट्रिब्यूनल इज। यानी जो रिपोर्ट बनाया जाता है वाइंडिंग अप का, वो कितनी फ्रीक्वेंटली सबमिट करना पड़ता है कंपनी के लिक्विडेटर को ट्रिब्यूनल के पास। तो कंपनी के लिक्विडेटर को ट्रिब्यूनल्स के पास जो भी रिपोर्ट होता है वाइंडिंग अप का, उसको क्वार्टरली सबमिट करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज क्वार्टरली। ध्यान से, हिंदी में इसका ऑप्शन हो जाएगा त्रैमासिक।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी इशूड ओनली बाय द, विघटन का आदेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो जो डिसोल्यूशन का ऑर्डर है वो केवल ट्रिब्यूनल्स ही ऑर्डर कर सकते हैं। जो आपके अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं वही केवल ऑर्डर पास कर सकते हैं किसी भी कंपनी को डिसॉल्व करने का। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, द पावर ऑफ रिमूवल ऑफ ऑफिशियल डायरेक्टर वेस्ट विथ, हिंदी में सरकारी परिसमापक को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है, ट्रिब्यूनल के पास होती है, या फिर किसके पास होती है? तो अगर हम बात करें सरकारी परिसमापक को हटाने की बात, अगर हम बात करें ऑफिशियल लिक्विडेटर को हटाने की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी हिंदी में केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार जब चाहे तब सरकारी परिसमापक को हटा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड फॉर द वाइंडिंग ऑफ कंपनी, हिंदी में निम्न में से किसे कंपनी के समापन के न्याय संगत और समतापूर्ण आधार माना जाता है? यानी किसी भी कंपनी को अगर वाइंडिंग अप करना है, किसी भी कंपनी को अगर बंद करना है तो कौन सा ऐसा ग्राउंड है जो अच्छा माना जाता है? तो अगर हम बात करें अच्छे ग्राउंड्स की तो डेडलॉक इन मैनेजमेंट भी एक अच्छा ग्राउंड है, ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी भी एक अच्छा ग्राउंड है। ये सभी के सभी एक अच्छे ग्राउंड है। अगर कोई भी कंपनी इसमें से कोई भी काम करती है तो उसे उसको बंद करने का एक अच्छा ग्राउंड हो सकता है, उस कंपनी को वाइंड अप करने का एक अच्छा आधार हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स आर अपॉइंट फ्रॉम अ पैनल ऑफ, हिंदी में आधिकारिक परिसमापक निम्नलिखित के पैनल से नियुक्त किए जाते हैं। तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के फॉर्म से भी अपॉइंट हो सकते हैं, लॉयर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज भी अपॉइंट हो सकते हैं। यानी जो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स होते हैं वो कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है जो कॉमर्स फील्ड का प्रोफेशनल होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिनके पास कॉर्पोरेट फील्ड का नॉलेज हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, निम्नलिखित में से कौन समापन के लिए याचिका दायर कर सकता है? तो अगर हम बात करें समापन के लिए याचिका दायर करने की तो इसमें से कोई भी कर सकता है, चाहे तो कंपनी भी खुद कर सकती है, कंपनी का कोई क्रेडिटर भी कर सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन कर सकता है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया हो। तो ये सभी के सभी ऑप्शंस हो जाएंगे। कंपनी का जो वाइंडिंग अप का पिटीशन होता है वो कंपनी भी फाइल कर सकती है, क्रेडिटर्स भी फाइल कर सकते हैं, द पर्सन ऑथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति भी इस पिटीशन को, इस याचिका को दायर कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, इसमें से कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन नहीं फाइल कर सकता है? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन समापन के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता है? तो समापन के लिए याचिका कंपनी भी कर सकती है, कंट्रीब्यूटरी भी कर सकता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भी कर सकती है, लेकिन जो प्रमोटर होता है वो समापन के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट फाइल पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, जो कंपनी का प्रमोटर यानी प्रवर्तक होता है वो कंपनी के समापन के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, हिंदी में निम्नलिखित में से कौन से समापन के तरीके हैं? तो वाइंडिंग अप के 2 मोड्स होते हैं, बच्चों को पढ़ाया गया, जो भी सारथी के बच्चे उनकी लाइव क्लास में उनको बताया गया था, आपको याद होगा। एक होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप और एक होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल्स। तो दोनों के दोनों मेथड्स होते हैं, दोनों के दोनों मोड्स होते हैं किसी भी कंपनी को बंद करने का। कंपनी को खुद कंपनी जानबूझ के भी बंद कर सकती है ऐच्छिक स्वैच्छिक रूप से, और कंपनी को अनिवार्यता भी बंद किया जा सकता है अगर कंपनी ने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है, कंपनी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन किया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, कंपनी को स्वैच्छिक समापन के लिए भी के माध्यम से भी बंद किया जा सकता है और ट्रिब्यूनल द्वारा अनिवार्य समापन के माध्यम से भी बंद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राउंड्स फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप, इसमें से कौन सा कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ग्राउंड है? तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप के सभी ग्राउंड्स हैं। अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फाइल करने में डिफॉल्ट करती है, अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाती है, अपने डेट्स को पे करने में इनेबल हो जाती है, या फिर कोई फ्रॉडुलेंट अफेयर में शामिल होती है, तो उस कंपनी को कंपल्सरीली वाइंडिंग अप किया जा सकता है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप का एक आधार हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, अ कंट्रीब्यूटरी इज, कंट्रीब्यूटरी क्या होता है? तो कंट्रीब्यूटरी एक शेयर होल्डर होता है, हिंदी में एक जो अंशदायी होता है वो एक शेयर धारक होता है।
अब कंट्रीब्यूटरी क्या होता है इसके लिए लाइव क्लास पे आपको बताया जाता है सारथी पे, जो भी बच्चे हैं सारथी के उनको लाइव क्लास पे बताया जाता है, और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की गई है, उसमें भी आपको बताया गया होगा। बाकी जो बच्चे नहीं पढ़े कंट्रीब्यूटरी का मतलब उनको भी बता दिया जाएगा अगर आप सारथी ज्वाइन करते हैं तो। अगला क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इज। एक इंसान, एक पर्सन कितने मैक्सिमम कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। हिंदी में, सार्वजनिक कंपनी की अधिकतम संख्या जिसमें एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है वो क्या है। तो एक इंसान को, एक पर्सन को कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बनाया जा सकता है, हिंदी में निदेशक बनाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें निदेशक बनाने की तो मैक्सिमम 20 कंपनी में, अधिकतम 20 कंपनियों में एक इंसान डायरेक्टर बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इज, वही बात है, बीसी होता है। जो वैकल्पिक निदेशक पद सहित निदेशक पद की अधिकतम संख्या होती है वो बीसी होती है, यानी कोई भी इंसान अलॉन्ग विथ अल्टरनेट डायरेक्टरशिप मैक्सिमम 20 कंपनियों में ही डायरेक्टर बन सकता है। अब इसी क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन को देखिए घुमा फिरा के, और एक के बाद एक। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पर्सन कैन नॉट एक्ट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मोर देन कंपनीज एट अ टाइम, यानी एक व्यक्ति एक समय में डैश से अधिक कंपनियों के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। तो अगर हम निदेशक की बात करेंगे तो कोई भी इंसान डायरेक्टर नहीं बन सकता है मैक्सिमम 20 कंपनीज से ज़्यादा। अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हैं, चाहे आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो। मतलब इसका पूरा प्रोविजन आपको बताया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 में, और उसी प्रोविजन को घुमा फिरा के बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन पूछने की जो पॉसिबिलिटी है इसको आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप अगली बार जब पेपर, इस बार जो पेपर सेट होगा उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हु अंडरटेक्स द मैनेजमेंट एंड सेंट्रल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ओनर्स। मालिकों की ओर से कंपनी के मामलों का प्रबंध और नियंत्रण कौन करता है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम होती है, जो निदेशक मंडल होता है, वो मालिकों की ओर से, मालिकों के बिहाफ पे, ओनर्स के बिहाफ पे कंपनी का मैनेजमेंट करता है। ओनर आके मैनेजमेंट नहीं करता है, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है और वो लोग कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए एक प्राइवेट कंपनी में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय। जो पब्लिक कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होता है वो कौन अपॉइंट करता है। तो पब्लिक कंपनी का जो आपका फर्स्ट डायरेक्टर होता है उसको प्रमोटर अपॉइंट करता है। कंपनी का जो प्रवर्तक होता है वो कंपनी का पहला निदेशक नियुक्त करता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एट लीस्ट डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये भी आपको बताया गया कि पब्लिक कंपनी में जो टोटल डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर टोटल डायरेक्टर्स 9 है तो उसका 1/3 जब आप निकालेंगे तो 3 आएगा, यानी अगर आपकी कंपनी में टोटल 9 डायरेक्टर्स हैं तो उसमें से कम 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यानी स्वतंत्र निदेशक के रूप में होने चाहिए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एट लीस्ट डैश फीमेल डायरेक्टर विद इन 6 मंथ ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो ये भी हमने आपको बताया था कि हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है, तो एक ही वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 21, क्वालिफिकेशन शेयर फॉर अ डायरेक्टर आर प्रोवाइडेड इन द। ये अभी 4-5 दिन पहले क्लास हुई थी, उसमें आपको बताया गया था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो क्वालिफिकेशन शेयर्स है उसके बारे में बताया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल्स एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम। जितने भी सारथी वाले बच्चे होंगे उनको काफ़ी आसान लग रहा होगा यह पेपर। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, वेयर अ कंपनी हैज़ 3 डायरेक्टर्स द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेबल टू ऑल ऑफ देम इज। यानी अगर किसी कंपनी के पास 3 डायरेक्टर्स हैं तो उसको उन तीनों को मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम 11% रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है उन तीनों डायरेक्टर्स को मिला के। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, डैश ऑफ टोटल डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। मतलब कुल निदेशकों में से कितने निदेशक
चक्रानुक्रमांक से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितने डायरेक्टर्स में से, पूरे डायरेक्टर्स में से कितने डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको रोटेशन में रिटायर होना पड़ता है। तो 2/3 जो डायरेक्टर्स होते हैं टोटल डायरेक्टर्स में से, उनको रोटेशन में रिटायर होना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टर्स का रोटेशन होता है, और जब रोटेशन होता है तो जो 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स होते हैं उनको रिटायर होना पड़ता है। इसी को रिटायर बाय रोटेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स विच फॉर्म इज टू बी फाइल्ड, यानी डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा फॉर्म फाइल किया जाता है। तो अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म DIR 12 जो होता है वो डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग फाइल किया जाता है। याद रखिएगा, जो DIR 12 है वो निदेशकों की नियुक्ति के मामले में दाखिल किया जाता है। अगर आपको किसी भी कंपनी में कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उस डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए, और वो फॉर्म DIR 12 में जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट AGM मस्ट बी हेल्ड विद इन डैश फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी का पहला AGM होता है, कंपनी का जो पहला एनुअल जनरल मीटिंग होता है, वो इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स के अंदर, यानी जिस दिन कंपनी को बनाया गया है, जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, उसके 9 महीने के अंदर पहला AGM हो जाना चाहिए। ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट होता है कंपनी के ऊपर। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कोरम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग इज। हिंदी में सार्वजनिक कंपनी के मामले में वार्षिक साधारण सभा का कोरम क्या है। तो सार्वजनिक कंपनी के मामले में जो वार्षिक साधारण सभा का कोरम होता है वो 5 होता है। यानी अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसमें कम से कम 5 मेंबर्स, 5 शेयर होल्डर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो मीटिंग हो सकती है। ये कोरम होता है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, उसको हम कोरम कहते हैं। तो याद रखना है पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लोग होने चाहिए अगर एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन डैश फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, यानी पहली बोर्ड बैठक कंपनी के निगमन से कितने दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। तो जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है वो जिस दिन कंपनी बनाई गई है, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है, उससे 30 दिनों के अंदर, उससे 30 डेज के अंदर आपको पहली बोर्ड मीटिंग कर लेनी है। यानी बोर्ड मीटिंग को करने का जो टाइम पीरियड है वो इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर है। ठीक है, जिस दिन आपने कंपनी को रजिस्टर किया है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, उसके 30 दिन के अंदर आपको पहली बोर्ड मीटिंग करनी होती है आपके कंपनी की। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ बोर्ड मीटिंग आर। बोर्ड मीटिंग में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो सभी के सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी भी पार्टिसिपेट करता है, कंपनी का चेयरपर्सन भी पार्टिसिपेट करता है, कंपनी का डायरेक्टर भी पार्टिसिपेट करता है। जो पहली आपकी जो बोर्ड मीटिंग होती है, हर बार बोर्ड मीटिंग जो आपकी होती है क्वार्टरली बेसिस पे होती है। तो बोर्ड मीटिंग में आपका जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिसाइड करे कि बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, और वो ही बताता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने कि ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हमको आज इस बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए, तो इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग होता है उसका एजेंडा कौन तैयार करता है, उसका जो टॉपिक होता है टू बी डिस्कस इन बोर्ड मीटिंग, यानी बोर्ड की बैठक में जो जिन विषयों पे बात होने वाली है उन बातों को, उन टॉपिक्स को कौन डिसाइड करता है, उन विषयों को कौन डिसाइड करता है, तो कंपनी सेक्रेटरी डिसाइड करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, वोटिंग इन अ कंपनी मीटिंग कैन बी थ्रू। कंपनी के मीटिंग में वोटिंग कैसे होती है। तो कंपनी के मीटिंग में वोटिंग तीनों तरीके से होती है। पोस्टल बैलेट से भी हो सकती है, पोल से भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकती है। तो कंपनी के बैठक में मतदान इन तीनों तरीके से हो सकती है, बैलेट के द्वारा यानी मत पत्र के द्वारा, पोल के द्वारा यानी मतदान के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक साधन के द्वारा यानी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल वैकेंसी ऑफ अ रिमूव्ड डायरेक्टर शैल बी। यानी अगर कोई कंपनी है जिसमें एक डायरेक्टर को हटा दिया गया है किसी कारण की वजह से, और उसके बाद से उस डायरेक्टर की वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई नया इंसान अपॉइंट किया गया है, तो वो नया इंसान कब तक अपॉइंटेड रहेगा, कब तक उसके जॉब पोजीशन को एंजॉय करेगा, क्या उसकी टाइम पीरियड है। तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो अप टू द एंड ऑफ प्रेडिसीजर्स टेन्योर, यानी जब तक पुराने वाले डायरेक्टर का टेन्योर था। फॉर एग्जांपल जो डायरेक्टर रिमूव हुआ है वो 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था और अभी तक केवल उसका 3 साल ही कंप्लीट हुआ था, 2 साल और उसका
टेन्योर बाकी था, तो उस केस में जो आपका नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए वो बस 2 साल और समय के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो हिंदी में देख सकते हैं, पूर्ववर्तियों के कार्यकाल के अंत तक, यानी जो पहले डायरेक्टर था उसका जो कार्यकाल था, उसका जब तक कार्यकाल था, वो कार्यकाल जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये नया वाला डायरेक्टर उसके कार्यकाल पे काम करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, द प्रोसेस थ्रू विच द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी कम्स टू एन एंड इज, यानी एक ऐसा प्रक्रिया जिससे कंपनी का जो कानूनी अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप। कंपनी का जो वाइंडिंग अप हो जाता है तो कंपनी का जो लीगल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी का जो कानूनी अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है समापन के माध्यम से। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, द ऑडिट कमेटी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल मीट एट लीस्ट, किसी भी लिस्टेड कंपनी की जो ऑडिट कमेटी होती है उसको कितनी बार साल में मिलना होता है, तो साल में कम से कम उसको 4 बार मिलना होता है, 4 टाइम्स इन अ ईयर। ध्यान रखना है आपको, किसी भी लिस्टेड कंपनी की जो ऑडिट कमेटी होती है, जो लेखा परीक्षा समिति होती है, उसको कम से कम 4 बैठकें करनी होती है 1 साल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, ये कह रहा है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एसोसिएटेड विद द डिफिनीशन ऑफ, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 इसकी परिभाषा से संबंधित है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, जो पहला लेक्चर है कंपनी लॉ का, आप जब प्लेलिस्ट खोलेंगे कंपनी लॉ फर्स्ट का, तो उसमें जो सबसे पहला आपको लेक्चर मिलेगा या फिर दूसरा लेक्चर जो आपको मिलेगा, उसी में हमने आपको बताया था कि कंपनी का जो डिफिनीशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में दिया गया है, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में दिया गया है, पब्लिक कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में दिया गया है, और 1% कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में दिया गया है। तो सेक्शन 2 जो सबसेक्शन 62 है उसमें 1% कंपनी यानी एक व्यक्ति कंपनी का डिफिनीशन दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, एटलीस्ट हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी हेल्ड इन ए ईयर, यानी कितने मीटिंग्स होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साल में, तो कम से कम 4 मीटिंग्स होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1 साल में, मतलब विद इन एन ईयर बोर्ड मीटिंग जो है उसकी उस पर रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन 35, डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल ओवर शेयर ऑफ अ कंपनी हैज टू बी रिजॉल्व बाय, हिंदी में कंपनी के अंशों के स्वामित्व संबंधी विवाद का हल कैसे होता है, तो कंपनी के अंशों के स्वामित्व से संबंधित जो विवाद होता है वो हल किया जाता है कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, वो हल किया जाता है कोर्ट के द्वारा। जो कोर्ट होता है वो इस प्रॉब्लम को, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है कि कंपनी का जो शेयर है उस पर अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है टाइटल को लेके, ओनरशिप को लेके, यानी स्वामित्व को लेके, तो उसको सॉल्व करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कोर्ट को होती है, हिंदी में न्यायालय को होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग ऑल द शेयर होल्डर्स आर इन्वाइटेड, इसमें से कौन सी ऐसी मीटिंग है जिसमें सभी के सभी शेयर होल्डर्स को इन्वाइट किया जाता है, तो आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो वार्षिक आय बैठक होती है, उसमें सारे के सारे मेंबर्स को, सारे के सारे शेयर होल्डर्स को इन्वाइट किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट हाउ मेनी डायरेक्टर्स, किसी सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने निदेशक होने चाहिए, तो किसी भी सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए, कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ट्रीटेड एज, तो अगर किसी भी कंपनी की सब्सिडरी है तो जो वो होल्डिंग कंपनी है वही सब्सिडरी कंपनी भी होती है। फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी एक है, तो जो उसकी सब्सिडरी होगी वो भी पब्लिक कंपनी होगी। कोई प्राइवेट कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है, तो उसकी सब्सिडरी कंपनी भी प्राइवेट होगी। वैसे ही कोई गवर्नमेंट कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी है, तो उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही होगी। यानी जो होल्डिंग कंपनी होती है वही सब्सिडरी कंपनी भी होती है। अगर होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी ही होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, इसमें से कौन सी ऐसी कंपनीज है जो रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से, तो सारी की सारी जो कंपनीज होती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी की बात करें या गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, इन सभी के सभी कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और इस क्वेश्चन को समाप्त करने से पहले आप सभी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे
सारथी फॉर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा। आपने अगर अभी तक सारथी ज्वाइन नहीं किया है तो सारथी तो ज्वाइन कर ही लीजिए। और सारथी ज्वाइन करने में आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जो आपको तब पता चलेगा जब आप हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करेंगे। लेकिन एक ऐसी भी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसपे आपको जीरो पेमेंट पे भी कुछ चीज़ें मिलती है, और वो है व्हाट्सअप ग्रुप से कनेक्ट होने का। तो अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का, सारथी फॉर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। उस ग्रुप से आप कनेक्ट हो जाइए। उसमें आपको तमाम अपडेट्स और कुछ फ्री मटेरियल्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। तो ये भी टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है अपने सभी स्टूडेंट्स को, जो भी सारथी के स्टूडेंट्स हैं, कि कंपनी के डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो होता है वो कंपनी के निर्माण का कोई चरण नहीं होता है, क्योंकि कंपनी के निर्माण में 4 ही चरण होते हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए आपसे बस यही कहेंगे कि टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे कुछ फ्री मटेरियल्स भी आपको मिल जाएंगे, और हमारे सारथी फॉर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर ग्रुप से ऐड हो जाइए। अब वक्त बहुत कम है, जो अगर पॉसिबल हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग सारथी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारथी से बेहतरीन कोई ऑप्शन आपके पास मार्केट में नहीं है। किसी यूपीएस की ज़रूरत नहीं है, किसी राजेंद्रा को आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वैसे तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि यूपीएच और राजेंद्रा में जो भी कंटेंट लिखा गया वो इतना ज़्यादा मिसस्पेल्ड है, और उस पर इतने ज़्यादा ऑप्शंस गलत होते हैं, क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, सारी की सारी चीज़ें उसमें मैक्सिमम गलत ही होती है। फिर भी बच्चा जाके वही खरीदता है, क्योंकि उसको एक आदत पड़ गई है। उसको उससे बेहतरीन ऑप्शन दिया जा रहा है, बस उसके बिल्कुल कम प्राइस में। अगर आप एक राजेंद्रा खरीदने जाते हैं तो आपके अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको राजेंद्रा खरीदने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 360 रुपीज़ लगते हैं, और हम उसके 50% पे ही आप 360 रुपीज़ वहाँ देंगे, और अब आपको 199 में आपका सारथी दे रहे हैं। तो जाइए जल्दी से सारथी ज्वाइन कर लीजिए। सारथी के बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये टारगेट सेमेस्टर से हमेशा से वादा रहा है। बस कंडीशन एक है कि आपको सारथी में जो भी कंटेंट्स दिया जाता है उसको पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, और हम लोग जो लेक्चर्स देते हैं उसको भी आपको पढ़ना है, देखना है। दैट्स इट फॉर दिस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।